वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 10th की हिस्ट्री। यस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको हिस्ट्री कवर करवाऊंगी क्लास 10th की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी नोटिफिकेशन आई है, 24 मई को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है क्लास 10th के बच्चों का। तो ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, लाइक आपकी मर्ज़ी है लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगेंगी और हम किस तरह हिस्ट्री को इजी वे में याद कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके बाद हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, कैसी फ्रांस की क्रांति हुई, किस तरह हुई। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। इसमें ये जो आपका है पहला चैप्टर है, या कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, देखते हैं कि 1848 ईस्वी में, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी गाइज अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो इस पिक्चर के बारे में बताया गया है कि ये पिक्चर जो है एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारोरियो ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से ये मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जितने भी आपको ये लोग दिख रहे हैं गाइज, यूरोप और अमेरिका के हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में जो है आपको स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो गाइज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है बच्चे आप सबके लिए कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार थे, जितने भी कलाकार थे, यहाँ पर हम फ्रेडरिक सारायू की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, महिला का जो रूप है प्रदान करते थे। जो भी वो कलाकारी करते थे तो वो महिला का रूप प्रदान करते थे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है, और दूसरों में मनुष्य के अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर आपको निरकुंश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्वस्त दिख रहे होंगे, अवशेष जो दिख रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे गाइस। लीजिए देखिए। तो सारायू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके किस किस चीज से उनकी पहचान की जा सकती है बच्चे, कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ठीक है, वहां पर किस तरह वो पहचान कर रहा है सारायू सारायू जो कर रहा है वो कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से उनकी क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। इस किस में कौन से जो राष्ट्र हैं, जो राज्य बन चुके हैं, आपके लिए जाना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो हैं, ये राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी क्या है, पहुंचा है। आप देख सकते हैं वो अभी अभी क्या है, पहुंचा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, काफी आपको तिरंगे दिख रहे होंगे। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वो आगे है, और जो फ्रांस है वो अभी अभी पहुंचा है। गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आपको नए शब्द जो आपको साइड में दिए होते हैं ना, इनको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे, क्योंकि इसी से जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और 36 मार्क्स का जो है आपका जो है, जो कह सकते हैं पोर्शन कवर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। निरकुंशवाद ये क्या है, निरकुंशवाद किसको कहते हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। निरकुंश मतलब नी, कोई नहीं, अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरकुंश सरकार कहा जाता है। सिर्फ राजशाही सरकारों को ही कहा जाता है निरकुंश। तो जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित हैं और दमनकारी क्या होती थी, सरकारें होती थी। जो राजशाही सरकार हैं और केंद्रीकृत होती थी, सैन्य बल पर बहुत ज्यादा आधारित थी, और क्या थी, दमनकारी सरकारें होती थी, दमन करती थी लोगों का। कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना जो है लगभग क्या है, असंभव होता है। यहाँ पर जो ये कल्पनादर्श यूटोपिया के बारे में बताया गया है, तो इसी की एक बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है। तो इस तरह ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जहां मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताया था, फिर स्विट्जरलैंड आया, फिर फ्रांस आया, और उसके पीछे क्या है बच्चे, जर्मनी है। तो ये जो क्रम है आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। और ये दिलचस्प, उन्होंने कौन सा लिया हुआ है बच्चे, जर्मनी ने काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। काले और लाल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। दिलचस्प ये है कि जिस समय सरयू ने ये छवि निर्मित की तो जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। याद रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन छवि पहले ही निर्मित हो चुकी थी, जो वो झंडा थामे हुए थे। 1848 ईस्वी में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहत थी, ठीक है, 1848 में। अब जर्मन लोगों के बाद आया ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, और जो क्या है, रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या हुआ, जर्मन लोग आ गए, उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रिया आया, फिर लंबार्डी आया, पोलैंड आया, पोलैंड, हॉलैंड, इस तरह आप याद कर सकते हैं। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, लैंड आ गए हैं ना लास्ट में, तो ये तीनों क्रम से आएंगे। हंगरी और रूस क्या हैं, इकट्ठे हैं। इस तरह आप इस चीज को याद कर सकते हैं बच्चे, आपको सिर्फ याद ही करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इस अध्याय में एक ऐसे विषय उठाए जाएंगे कि जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। सब की सब क्या है, काल्पनिक अभिव्यक्ति हैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन क्या थे, ला दिए थे। 19वीं सदी के दौरान, ये आपको चीज याद रखनी है, 19वीं सदी के दौरान ही ये जो था राष्ट्रवाद एक बेहतर, एक अच्छी ताकत जो है बनकर उभरा था। और इन परिवर्तनों से क्या हुआ, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी कि यूरोप तक वो सीमित नहीं रहा, वो राष्ट्र राज्य में क्या हुआ, तब्दील हो गया, तब उदय हो गया। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यहाँ पर गाइस आपको एक फर्क बताया जा रहा है बच्चे कि यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय में और राष्ट्र राज्य में क्या क्या अंतर था। आपको बता दूं कि यूरोप में तो आपको एक केंद्रीय जो है शक्ति प्रदान की जाती थी, ठीक है, सिर्फ केंद्र की ही शक्ति प्रदान थी। लेकिन राष्ट्र में पूरा राष्ट्र सम्मिलित था, उसके नागरिक थे, उसकी एक साझी पहचान थी, उसकी एक इतिहास था, उसकी एक विरासत की भावना थी, ठीक है। जो ये साझेपन की जो भावना थी ना गाइस, ये अनंत काल तक थी, ठीक है। इसमें क्या क्या था, इसमें संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। तो राष्ट्र राज्य में और यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय के बीच में आपको जो है एक अंतर पता लग गया है, ये आपको पता होना चाहिए था। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, ठीक है। हम अब अपने जो कह सकते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी याद रखिएगा, पहला चैप्टर है ये हमारा, 19वीं सदी बेस्ड है। एक मिनट हम ये भी पढ़ लेते हैं कि अर्नस्ट रेनन ने, उन्होंने बताया कि राष्ट्र क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन, जो 1823 से 92 तक का इनका टाइम रहा है, 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को इन्होंने प्रस्तुत किया है। कब किया है, 1882 में। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक क्या था, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, ठीक है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग से निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत,
महान पुरुषों के नाम और गौरव पर ये एक सामाजिक पूंजी है। ठीक है, राष्ट्र में आपको सारी चीजें जो मिल जाएगी, भाषा मिल जाएगी, नस्ल मिल जाएगी, धर्म मिल जाएगा, क्षेत्र मिल जाएगा, महान पुरुषों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, अतीत में क्या क्या हुआ उसके गौरव को जानने को मौका मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में जो हमारी इच्छा है उसको आप प्रदर्शित कर सकेंगे, एक संकल्प ले सकेंगे, साथ मिलकर एक चीज को आप बढ़ावा दे सकेंगे। राष्ट्र में ऐसे काम करने की आपकी इच्छा होगी कि जो जन समूह की ये सब क्या होंगी, एक जरूरी शर्त होगी कि ये काम तो हमने करना ही करना है। आपको राष्ट्र में गाइज एक जो कह सकते हैं एक एकता मिलेगी और उसका जो अस्तित्व होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक जनमत संग्रह होगा। मतलब कि उसमें सभी के सभी क्या हैं, लोग इंक्लूड होंगे, प्रांत होंगे, उनके निवासी होंगे। अच्छा, सलाह ली जा रही है, किसी को निवास करने का अधिकार है, सलाह ले रहेगा। अगर किसी देश का विलय करना हो, किसी दूसरे देश पर हमने कब्जा करना हो, तो ये राष्ट्र के द्वारा ही हो सकता है। राष्ट्र की जो है वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है वैसे, लेकिन इंक्लूड है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है, स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो राष्ट्र में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। होप है गाइज आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। जनमत संग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। अभी एक वर्ड आया था, मैंने आपको बताया है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो गाइज ये क्या है, जनमत संग्रह है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार जो है अपना चैप्टर एक्चुअल में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कान खुले रखें क्योंकि आपका जो है एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और इसमें से आपके मेन पॉइंट्स बनेंगे जो आपको बच्चे याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी बच्चे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राज्य का क्या था, आधिपत्य था। राजा जो था फ्रांस पर क्या करते थे, जो अपना शासन करते थे। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो भी 1789 में जो भी फ्रांस में जो भी बदलाव हुए हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे संवैधानिक हो, उन्होंने क्या किया, उस चीज से वो निकलकर अपने एक नागरिकों का उन्होंने समूह बनाया और उसमें वो बदल गए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्रांति ने क्या घोषणा की थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी क्या करेंगे, नीति तय करेंगे। कैसे, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1789 में राजा का आधिपत्य था, यानी कि राजा उस पर शासन करता था। फिर 1789 के बाद क्या हुआ कि जो राजतंत्र से निकले और समूह में वो तब्दील हो गए, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सारा का सारा शासन होगा वो जनता द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक ऐसे संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया, आपको याद रखना है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर। ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राज ध्वज की जगह ले ली। कब ले ली, जब राजा का शासन था। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये आपको चीज याद रखनी है। स्टेट जनरल का जब चुनाव होता था, जो उस टाइम के सक्रिय नागरिक होते थे, तो वो क्या हो जाता था कि उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। अब इसको हम याद कैसे कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। स्टेट जनरल ऐसे करके फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या नाम हो गया, नेशनल असेंबली। ऐसे एरो लगा के, तो जब नोट्स बनाएंगे तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, इतना काम हुआ। तो ये सब चीजें भी हुई और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के समान कानून बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
जब ये काम हुआ कि सगरीय नागरिक द्वारा नेशनल असेंबली में तब्दील हुआ, शपथ ली, फिर ये सब कार्य हुए, फिर उसके बाद एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई। ये अब क्रम से चलेंगे ना तो याद रहेगा, जैसे फर्स्ट में ऐसे हुआ, सेकंड में ऐसे हुआ, फिर थर्ड में ऐसे हुआ। मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे क्रम से याद रखेंगे तो चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आंतरिक आयात निर्यात जो है शुल्क क्या किए, समाप्त किए गए। अब ये 5वां पॉइंट हो गया हमारा। और भार तथा नापने की एक समान क्या गई व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और वही जो है राष्ट्र की साझी भाषा बन गई। कैसे बोली गई? पेरिस में फ्रेंच बोली जाती थी और लिखी भी जाती थी, फिर वो क्या बन गई? राष्ट्र की भाषा, जो साझी जो है भाषा बन गई। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा करी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या करें? मुक्त कराएं, जो 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा प्रमुख था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित क्या होने में मदद देगा। ठीक है, यूरोप में जो ये काम हो रहा था, निरंकुश शासक वहां पर शासन कर रहे थे, तो फ्रांस यूं चाहता था कि यूरोप को भी हम गठित कर ले जैसे हम हुए हैं। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली के बड़े इलाकों में क्या किया? घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो है राष्ट्रवाद के विचारों को जो है विदेशों में भी ले जाने लगी। ये क्रम से हुआ है, याद रखिएगा। 1790 के दशक में ही ये सब कुछ हुआ है। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ये क्या घुस गई? ये बड़े इलाकों में घुस गई। वहां पर क्रांतिकारी क्या हुए? युद्ध शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में जाने लगी। जो सेनाओं था क्या था कि राष्ट्रवाद के जो थे विदेशों तक ले जाने लगी। ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिससे फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। ठीक है, नेपोलियन का बाद में हुआ है, उन्होंने सुधार करने की यहाँ पर शुरुआत की, लेकिन क्या हुआ? फ्रांस में पहले ही हो चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लेकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को क्या किया? एक प्रकार से नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया कि राजतंत्र वापस ले लिया फ्रांस से और प्रजातंत्र को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया नेपोलियन पे। ठीक है, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और क्या बन सके? कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता से। और 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 19वीं सदी में। ठीक है, और इसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। और उसने क्या किया? उस कानून में ऐसा क्या था? तो उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को क्या किया? सबसे पहले सुरक्षित बनाया। किसको बनाया? बराबरी को और संपत्ति के अधिकार को। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ठीक है, इसको 1804 की नागरिक संहिता को, इसको भी क्या किया? लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को क्या इसमें क्या किया? खत्म किया, जो उस टाइम बड़ी प्रचलित थी। किसानों को भूत दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से क्या करी? मुक्ति दिलाई। क्रम से हुआ है बच्चे, सब कुछ क्रम से ही है, हर चीज क्रम से आपको यहाँ पर मिलेगी। कि 1804 की नागरिक संहिता बनी, इसको हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इस पर क्या हुआ कि जो उस टाइम बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी, सबके सब जो विशेष अधिकार थे समाप्त कर दिए गए। अब जब कुछ नई चीज उत्पन्न होगी, जो उस टाइम कह सकते हैं कि दंगा फसाद हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो उसके सामने जब कानून जब आगे आ गया तो उसके सामने सब कुछ बराबर होगा। संपत्ति के धारक को वो सबसे पहले जो चीज असुरक्षित है उसको सबसे पहले वो सुरक्षित करेगा। फिर इस संहिता से जिस जिस क्षेत्र को मतलब कह सकते हैं फायदा होगा, फिर उसको भी लेगा। ठीक है, अब अपने क्षेत्र को ले दिया है तो फिर वो अपने आगे बढ़ेगा। तो ये क्रम से है। फिर उसके बाद क्या होगा?
कि उससे यूं होगा कि जो सामंती व्यवस्था है, जो उस टाइम उसकी बुराइयां थी प्रचलित, जितनी बुराइयां थी, तो उनको वो खत्म करेगा। तो सब कुछ क्रम से होगा बच्चे। ऐसे इसमें ना मेरे को नहीं लगता कोई रट्टा मारने वाली बात है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना हमने। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, किसानों को, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी छकी। ठीक है, इन सब ने क्या, इनको सबको दबाया गया था, किसानों को, कारीगर को, मजदूरों को, इन सबको दबाया गया था। तो आजादी मिल गई तो वो चखेंगे ही। और वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चे लाइक कर देना। अब तो उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्दे से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तु और पूंजी के आवागमन में क्या होगा, सहूलियत होगी। वो मानने लगे कि अगर ऐसा होता है तो इससे उनको बहुत ज्यादा क्या होगी, सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिज्ञाएं थी, यानी कि वो मान भी रहे थे कि ये सब चीज ठीक है भी सही और नहीं भी है। ठीक है, शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड में और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रेसलेस में, मेंज में, मिलान में, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह क्या किया गया, जो है स्वागत किया गया। मगर शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, जैसे उत्साह था वो दुश्मनी में क्या हुआ, बदल गई। ये जो आपको यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं ना, ये नाम हमने जरूर याद करने शहरों के। देखिए ऐसे नहीं बात बनेगी। जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, तो बढ़े हुए कर और सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच जो था सेना में जबरन भर्ती से हो रहे थे। नुकसान किसको हो रहा था, नुकसान हो रहा था प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। देखिए कितना उन्होंने मतलब बवाल कर रखा था कि कर को, जो कर उनसे हम लेते थे, सेंसरशिप मतलब किसी चीज पे हमारा अधिकार हो, तो उनको क्या करने लगे, वो जबरन उनको भर्ती में घुसाने लगे, जो सैनिक भर्ती थे उसमें घुसाने लग गए थे। ठीक है, तो बच्चे ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट जो है चैप्टर कह सकते हैं कंप्लीट है। वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो है आप बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, तभी आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको 10th क्लास की हिस्ट्री पूरी पूरी करवाऊंगी। कोशिश रहेगी कि आपको जो है दिन में 2 वीडियो दे सकूं, ताकि आपका जो है चैप्टर फटाफट हो सके। साथ में आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां मैं आपको ज्योग्राफी पूरी पूरी करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।